बेटा आगे तुम इस पे आ जाओ ना, दो दो। देखिए, एक आप लोग से रिक्वेस्ट है, अभी लड़ाई जारी है ना, लड़ाई जारी है, ख़त्म नहीं हुई है। दो काम तो करना ही करना है, डिस्टेंस बना के रखना है और मास्क लगा के रखना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हम घर में बैठे रह नहीं सकते हैं, बैठ के तो काम होगा नहीं, बाहर तो निकलना ही निकलना है, तो डिस्टेंस मेंटेन करना मुश्किल है। लेकिन मास्क तो हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मेन क्या है, आप वायरस कहाँ से जा रहा है, दो ही जगह है, आपके मुंह के थ्रू या नाक के थ्रू, और डिस्टेंस हम मेंटेन कर नहीं सकते, ये तो ट्रू है। यदि लॉकडाउन हट गया है तो डिस्टेंस कहाँ से मेंटेन होगी, आप शहर में निकल जाइए, भीड़म भीड़ है पूरी, और बात सही भी, सबको काम में चलना है ना, तो घर बैठे तो काम होना नहीं है। तो प्लीज़ एटलीस्ट मास्क लगा के रहिए आप लोग, है ना। ठीक है, अभी अब आज रहन दीजिए, क्योंकि हम पढ़ाते हैं इसलिए मास्क भी हम लगा के, हमको जुकाम भी हुआ, अभी मान लीजिए हम खांसेंगे तो आप लोग शक करेंगे कि सर को कुछ है तो नहीं ना, हमको मौसम चेंज हो रहा है, दाएँ 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 खूब छींक आती है, जब आना शुरू होगी तो ज़बरदस्त छींक आती है, तो हम हमेशा कॉलेज में भी मास्क लगा के ही रहते हैं, तो मास्क ज़रूरी है। ठीक, चलिए, आप किस कॉलेज से हैं? पीजी कॉलेज से। तो हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था, तो जितना पढ़ाया जा चुका आप एक बार देख लीजिएगा, इन लोगों से नोट्स ले लीजिएगा, हमने नोट्स दिया हुआ है, और बाकी जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको आप फ़िलहाल मेंटेन कीजिए। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कल हम लोगों ने रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस स्टडी किया था। तो कोई बताएगा, समझ में आया व्हाट इज़ द रिवर्सिबल प्रोसेस एंड व्हाट इज़ द इरिवर्सिबल प्रोसेस? बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, शुरुआत कुछ एक्सप्लेन कीजिए, फिर हम करते हैं। बोलिए भाई। बोलिए, व्हाट इज़ द रिवर्सिबल प्रोसेस एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू? हाँ बोलिए, हिंदी में बोलो यार, कोई आपको हमको समझाना है, ये नहीं कि मैंने जिस शब्दों में लिखवा दिया आप उसी में बोलिए, आप अपने शब्दों में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जिसमें बोलना चाहे बोल सकते हैं। कौन सा है, कौन सा? रिवर्सिबल, हाँ ठीक, कंप्लीट होता, वेरी गुड। हाँ नहीं, अच्छा, इनफाइनाइट टाइम में कोई प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, जिसका मतलब क्या है? नहीं, वो ठीक है, धीरे हो रहा है, तो जब हम ये कह रहे हैं कि कोई प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो रहा है, तो इसका सबसे बड़ा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है, वो रियल प्रोसेस है। उसको हमने एक आइडियल बना करके उसी को आइडियल माना, उसी के हिसाब से हम आगे स्टडी करेंगे। लेकिन इन जनरल हमारे सराउंडिंग जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं वो सब क्या हैं? इरिवर्सिबल इन नेचर हो रहे हैं। और इरिवर्सिबल प्रोसेस को ही हम कहते हैं क्या? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हमने इसको उछाला, ये कहाँ आया? मेरे हाथ में आया ना, ये नेचुरल प्रोसेस है ना, ये रियल, ये मतलब वो, ठीक ना। तो रिवर्सिबल क्या है? एक आइडियल कंडीशन है, और इरिवर्सिबल जो है एक रियल कंडीशन है। और रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है कि सबसे पहले तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगना चाहिए। तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं है। कल भी हमने बताया था कि नहीं, हम हाथ ऐसे भी कर रहे हैं तब भी हमारे हाथ और एटमॉस्फेयर की जो एयर है इसमें कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगी रहा है। हम चल रहे हैं वहाँ पर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगी रहा है। बात समझ रहे हैं ना। दूसरी कंडीशन क्या थी
कि थ्रू आउट द प्रोसेस, रिवर्सिबल के लिए क्या है, थ्रू आउट द प्रोसेस देयर मस्ट बी एन इक्विलिब्रियम बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। इक्विलिब्रियम मेंटेन रहना है, तो हमेशा सिस्टम इक्विलिब्रियम तो रहेगा ही ना। अब हम इक्विलिब्रियम में रख देंगे तो हमको प्रोडक्ट कहाँ मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। और फिर अगला क्या था कि प्रेशर और टेम्परेचर सिस्टम का कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये एक आइडियल कंडीशन है। इसी को आधार मान करके हम कोई चीज़ प्रूफ, कोई थर्मोडायनेमिक रिलेशन प्रूफ करेंगे। जब वो प्रूफ हो जाएगा तो उसके बाद उसमें हम इरिवर्सिबल कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक ना। तो कल जो हम लोगों ने स्टडी किया था, व्हाट इज़ द रिवर्सिबल प्रोसेस एंड व्हाट इज़ द इरिवर्सिबल प्रोसेस, एज वेल एज डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। और कल हम लोगों ने कुछ शुरू किया था एनर्जी और वर्क के बारे में। तो थर्मोडायनेमिक्स में एक होता है साइन कन्वेंशन। क्या होता है, साइन कन्वेंशन। जब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे और जब आप स्टडी करेंगे कि एनर्जी से कैसे वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, वर्क से कैसे एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, वहाँ पे साइन कन्वेंशन बहुत मायने रखता है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो एक सीधी सी बात है, यदि कोई चीज़ हम गेन कर रहे हैं, हमको कोई चीज़ मिल रहा है, बैंक में आपके अकाउंट में कोई पैसा डाल रहा है, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आप उसमें से निकालेंगे तो वो नेगेटिव होगा। तो इसीलिए एनर्जी के टर्म में, जैसे एनर्जी के टर्म में इफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब, लिखिए, एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, देन हम क्या लिखेंगे, ई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी उस समय एनर्जी क्या होगा, एनर्जी इज पॉजिटिव क्वांटिटी। इसी तरीके से इफ एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम, अब रिलीज क्या हो, सिस्टम से एनर्जी बाहर जा रही है तो सिस्टम में कमी आ गई ना, तो कमी आ गई तो यानी उस समय क्या होगा, ई क्या होगा, निगेटिव होगा। इसी तरीके से वर्क के केस में इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो क्या होगा, W निगेटिव होगा, क्योंकि सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है, सिस्टम का वर्क खर्च हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, W क्या होगा, उस समय निगेटिव होगा। और इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, उस केस में वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये जो साइन कन्वेंशन है, इसको दिमाग में आपको रख के ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये चीज़ ज़रूर होना चाहिए, ठीक। ये समझने वाली बात है, कुछ ज़्यादा लिखवाने की बात नहीं है, एक दो लाइन लिखना लिख लीजिए अपने दिमाग के अनुसार, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें लिखने की बात नहीं है। अब हम दूसरे उस पे आते हैं, वर्क पे आते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में हम वर्क को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है ना। जैसे एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स, स्पेशली केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो सिस्टम है और जो प्रोडक्ट है वो किस फेज़ में है, गैसियस फेज़ में। किस में है, ये हम मान के चलते हैं, सारे केमिकल रिएक्शन गैसियस फेज़ को ही मान के उसको प्रूफ किया गया है, बात समझे। अच्छा, गैसियस फेज़ की खासियत क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये एक आपका क्या है, सिलेंडर है, ठीक। और सिलेंडर में
गैस भरी हुई है और इसके ऊपर एक हमने क्या लगा दिया, पिस्टन। क्या लगा दिया है? पिस्टन लगाया हुआ है। और इस चूंकि अब हम क्या करने जा रहे हैं, वर्क को प्रूफ करने जा रहे हैं, वर्क को प्रूफ करने जा रहे हैं, तो आइडियल कंडीशन क्या है? रिवर्सिबल कंडीशन है। तो जो रिवर्सिबल कंडीशन की जो क्राइटेरिया है उसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए क्या है कि भैया हमारा पिस्टन कैसा होना चाहिए? फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? फ्रिक्शन लेस पिस्टन मान लीजिए हमने यहाँ रखा है। ठीक। अब यहाँ गैस है तो निश्चित है गैस को, यदि अभी गैस इतनी भरी हुई है, इसका अपना एक वॉल्यूम होगा और कुछ प्रेशर होगा, मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से लग रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, पिस्टन को धीरे धीरे पुश कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं। प्रेस करने से क्या होगा? सिस्टम के ऊपर वर्क होगा ना। जब प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम बढ़े, चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? चेंज होगा। वॉल्यूम घटेगा, पिस्टन को ऊपर कर दे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो दो चीज़ होता है वर्क के लिए, एक तो प्रेशर और दूसरा वॉल्यूम। एक प्रेशर होता है, दूसरा वॉल्यूम होता है। अच्छा, यदि हम इसका जो एरिया है पिस्टन का, वो मान ले क्या, सरफेस एरिया कितना है? ए है। क्या है? सरफेस एरिया ए है। अब हम इसको फोर्स F लगा करके क्या करें? दबाव डालें इस पर। तो पिस्टन अब मूव करके मान लीजिए कहाँ तक आ गया? यहाँ तक आ गया ना है। और इस दौरान पिस्टन जो है कितना ट्रेवल किया? dl दूरी ट्रेवल किया। ठीक। तो इस फोर्स से पिस्टन जब dl दूरी तय कर रहा है तो उस दौरान जो प्रेशर लगेगा वो कितना होगा? गैस पे जो प्रेशर अप्लाई होगा वो कितना होगा? प्रेशर की परिभाषा क्या होती है? वॉल्यूम अपॉन लेंथ एरिया। हाँ, तो एरिया और लेंथ से क्या, तो वॉल्यूम बन जाएगा। हम पूछ रहे हैं प्रेशर को कैसे डिफाइन किया जाता है? प्रेशर क्या होता है? पर यूनिट एरिया वॉल्यूम। ये कौन सा फार्मूला यार? बल। हाँ, F/A, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम फोर्स कितना लगा रहे हैं? F लगा रहे हैं। एरिया कितना ये है इसका, पिस्टन का? A है। तो यानी प्रेशर जो अप्लाई होगा, इससे जनरेट होगा, वो क्या होगा? F/A। आ रहा बात समझ में है? अब इस प्रेशर से जो वर्क डन होगा W, यानी देयरफॉर वर्क डन, W बराबर क्या होगा? डिस्टेंस। वेरी गुड। फोर्स इंटू डिस्टेंस। क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक। तो फोर्स हमारा कितना है? यहाँ से निकाल लीजिए, फोर्स कितना है? P इंटू ए। और डिस्टेंस कितना है? dl। तो यानी P इंटू ए इंटू dl, या P इंटू ए इंटू dl। अब A इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस क्या हो गया? इस पूरे उसका वॉल्यूम हो गया, जिसमें ये गैस जितना डिस्टेंस ट्रेवल की उसमें जो गैस का वॉल्यूम कहलाएगा वो। तो ये वॉल्यूम हो गया P इंटू dV। तो यानी थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क डन होता है, चूंकि हम गैसियस फेज लिए तो गैसियस फेज में हम क्या चेंज, प्रेशर चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर भी चेंज, कुछ ना कुछ प्रेशर चेंज होगा। तो प्रेशर के अनुसार वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको वर्क डन मिल जाएगा।
यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी, जो प्रेशर हमारा है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। पी क्या है, कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। लेकिन हाँ वॉल्यूम चेंज हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है इसलिए यहाँ पे क्या है, डी वी है, V2 माइनस V1। पहले V यहाँ तक था, अब ये V2 ये हो गया। सर अगर फ्रिक्शनलेस ना करें तो? अब फ्रिक्शनलेस ना करें तो बात वही आ जाएगी कि मैंने उस दिन बताया था कि कोई चीज़ जब हम प्रूफ करते हैं, भगवान ने इंसान और जानवर को जब ज़मीन पे भेजा तो आइडियल मान के भेजा था कि नहीं, इंसान के 2 हाथ होंगे, 2 आँख होगी, 1 नाक होगा, 2 पैर होगा, ये सब, और जानवर कुछ दूसरे तरीके, जैसे हम देख के पहचान तो ले भैया ये इंसान है, ये जानवर है, ठीक है। तो जैसे आप गैसियस स्टेट पढ़े थे जब फर्स्ट ईयर में, तो पहले हम आइडियल गैस को मान लेते, भाई गैस आइडियली इस तरीके से बिहेव करती है, इसकी ये प्रॉपर्टी होगी, लेकिन देखा गया कोई भी गैस आइडियल थी नहीं, तो उसको दूसरे तरीके से डिफाइन, पहले तो एक आइडियल का रूप स्वरूप बना लेंगे ना। तो ये जो वर्क डन है किस केस में, बिल्कुल आइडियल कंडीशन में, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक ना। अब इस आगे बात होगी, लेकिन ये आप जान लीजिए कि ये वर्क डन हम इस तरीके से प्रूफ करेंगे। अब एजम्पशन वाली रिवर्सिबल कंडीशन में वर्क डन की बात है, बस इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। आप ये समझ लीजिए कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स, प्रेशर गुणे वॉल्यूम का चेंज। भाई आप लेबोरेटरी में किसी गैस की स्टडी करेंगे, सिस्टम हो गई गैस, उससे प्रेशर चेंज करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा। जब बढ़ेगा घटेगा तो क्या होगा, आप वर्क डन निकाल सकते हैं। अब जैसे डस्टर कहाँ गया, अब जैसे किसी गैस की स्टडी करने में हमको प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जो ग्राफ आ रहा है, प्रेशर P वर्सेस वॉल्यूम V का ग्राफ यदि इस तरीके से आ रहा है, ये स्टेट A है सिस्टम का, ये स्टेट B है। पहले ये गैस स्टेट A में थी, हमने प्रेशर चेंज किया तो इसका वॉल्यूम यहाँ पे घट के यहाँ तक आ गया, बढ़ के आ गया, सारी वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। तो इस दौरान A से B तक जाने में कितना वर्क डन होगा, A से B तक जाने में कितना वर्क डन होगा। अच्छा, अब इस दौरान देखिए हर एक पॉइंट पे जो है, पॉइंट A पे प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, यहाँ पे प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, यहाँ पे प्रेशर इतना है, यानी प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो इस केस में हम किस तरीके से वर्क डन निकालेंगे। यहाँ तो है तो ठीक है, प्रेशर को सीधे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, यदि ग्राफ हमारे लैब में जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ इस तरीके से आ रहा है, तो वर्क डन कितना होगा ड्यूरिंग द सिस्टम जो है A से B तक आने में। तो उसके लिए क्या कहा गया कि A कर्व का जो एरिया है, A और B के बीच का जो एरिया है, आप उसको क्या कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, एरिया को कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक। इस कर्व के अंडर जो एरिया होगा क्या होगा, यही ना होगा, AB, इसको बना लीजिए CT। तो यानी आप लिख सकते हैं क्या, वर्क डन बाय द गैस फ्रॉम A टू B, ये किसके बराबर होगा, एरिया अंडर द कर्व AB।
और एरिया अंडर द कर्व ए बी क्या है, ए सी डी बी, एरिया ऑफ ए सी डी बी। इसका एरिया निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे? सर इसका वो ए से सी और बी से डी को डिफरेंशिएट करो। अरे यार कहाँ डिफ्रेंशिएट करोगे, एक्स वैक्स तो नहीं ना है। जब आपको ग्राफ मिलेगा तो वैल्यू ही तो बस मिलेगी। डिफ्रेंशिएट एक्स वाई तो होना चाहिए ना, एक्स वाई की फॉर्म में इक्वेशन होना चाहिए तो डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ एक्स वाई है आपका, नहीं है। यहाँ तो भैया इस पॉइंट ए पे क्या है, प्रेशर कुछ होगा, उसकी वैल्यू होगी, और उसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कुछ होगा। प्रेशर मान लीजिए 10 यूनिट है, वॉल्यूम मान लीजिए 3 यूनिट है। इसी तरीके से यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, यहाँ के अपेक्षा 10 की जगह मान लीजिए 5 यूनिट हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया 6 यूनिट हो गया, तो कहाँ से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे? तो कैसे निकालेंगे एरिया? तब एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इससे जो है पहले इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक। अब देखिए ये पूरा कर्व जो 2 पार्ट डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया, इसको ए बी सी डी ई बना लीजिए। तो ये चीज़ क्या है, ये किस तरह का शेप दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे। और ये किस चीज़ का दिख रहा है, लगभग ट्रायंगल टाइप दिख रहा है, तो उसका वो निकाल, दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए आपका ग्राफ का कर्व इस तरीके से आता है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। मान लीजिए ग्राफ हमारा ऐसे बनना है, स्टेट ए ये है और स्टेट बी ये है। अब बताइए कैसे करेंगे, है इसको इसके सापेक्ष लाएंगे, बी के सापेक्ष लाएंगे। कहाँ से? इसका ए के सापेक्ष पर ये वाला पहले क्या करना है, जो इनिशियल पोजीशन है, जो इनिशियल पोजीशन ए है उससे एक परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए, किस पे, वॉल्यूम वाले उस पे, एक्स एक्सिस पे, और बी से भी आप ड्रा कीजिए ये। अब जो ये पूरा एरिया बनना है यही इसका एरिया कहलाएगा। अब इसका एरिया निकालेंगे, फिर क्या कीजिए, यहाँ कर लीजिए ऐसे, तो इसका निकाल लीजिए और इसका निकाल लीजिए, तो आपको निकल जाएगा वर्क डन, ठीक। इसी तरीके से यदि ग्राफ का इस तरीके से आता है, प्रेशर वर्सेस ये ए है ये बी है। अब बताइए कैसे करेंगे, इसका एरिया कौन सा होगा, इस कर्व के अंडर का एरिया कौन सा होगा? आइए बनाइए, आइए बना के आइए। एरिया कौन सा कहलाएगा? सर इसका इंटरनल एरिया निकालना है। हम बस ये पूछ रहे हैं इस कर्व के अंडर एरिया कौन सा आएगा वर्क डन के पर पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनल नहीं, और कोई बताएगा? इसीलिए हमने इस तरह ग्राफ बनाया है। वर्क डन क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व ए बी, तो ए बी के अंडर का कर्व तो ये कहलाया इसमें। अब यहाँ पे क्या होगा, आइए बनाइए, इनका मिटा देते हैं। कौन सा एरिया हुआ इन दोनों का? चलिए, इन्होंने कुछ बताया, आप कुछ इसमें मॉडिफाई करना चाहेंगे? हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि एरिया निकालने में हमको डीवी लेना है। क्या लेना है? डीवी का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने क्या कहा था, वॉल्यूम वाले यानी एक्स एक्सिस पे ही हमको जो काम करना है
तो मैंने क्या कहा था, हमेशा इनिशियल पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए एक्स एक्सिस पे, और फाइनल पॉइंट से बी से ड्रा कीजिए। तो जब आप ए से ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर तो कौन सा होगा, इतना ही तो होगा है? इससे ड्रा करेंगे तो ये होगा। समझ गए बच्चा लोग? तो ए इसका एरिया कौन सा होगा, सिर्फ इतना होगा। तो ये हो जाएगा, इसको मान लीजिए बी है, इसको सी बना लीजिए, बी सी डी ई, इसका एरिया क्या होगा, बी सी डी ई, वर्क डन। दिमाग में रख लीजिए, जो इनिशियल पॉइंट है ग्राफ का, उससे जो है वॉल्यूम पे परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए, और जो फाइनल पॉइंट है उससे वॉल्यूम पे परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए। तो इस तरीके से आप जो है क्या निकालेंगे, वर्क डन। इसमें से यदि कुछ नोट करना है, समझने वाली चीज़ को नोट कर ली तो आगे बढ़े। इसको लिखवाएंगे नहीं, समझाने के लिए था। कुछ नोट करेंगे इसमें समझने के लिए? हाँ, नोट कर ली, जल्दी नोट कीजिए। चलिए, हो गया। इसको याद रखिएगा, ये फार्मूला दिमाग में हमेशा होना चाहिए, पी डेल्टा वी। ये हिस्सा मिटा देंगे ना, हाँ मिटा दिया होगा।
क्या चीज़, क्या पूछ रहे हो? कहाँ पे? ये वर्क डन बाय द गैस फ्रॉम, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमको समझना है, व्हाट इज़ द इंटरनल एनर्जी। वैसे तो एनर्जी समझ में आती नॉर्मली जो है, जैसे आपसे पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी क्या है, किस बात पे डिपेंड करती है, मतलब सिस्टम के मूवमेंट पे डिपेंड करेगी। हाफ एम वी स्क्वायर, तो वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी है तो किस बात पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे या हाइट पे, एम जी एच। तो हर एक तरह की एनर्जी किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंड करती है, किसी ना किसी तरीके से एक्सप्लेन होती है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में एक टर्म आता है, इम्पॉर्टेंट टर्म है इंटरनल एनर्जी। व्हाट इज़ द इंटरनल एनर्जी? तो इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये जान लीजिए कि हर एक सिस्टम की अपनी कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होती है। क्या होती है? इंटरनल एनर्जी होती है। और वो किस बात पे डिपेंड करती है, सिस्टम के मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट पे। किस पे करती है? मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट पे। जैसे हम आपसे बताएं, हम 5 लोग इस कमरे में हैं, 5 लोग हैं और पाँचों लोग की बनावट अलग अलग है। चाहे हाइट सेम क्यों ना हो, भी लड़ाई भाई शुरू कर दी जाए तो अंतर पता चल जाएगा है। तो जो ताकतवर है उसकी इंटरनल मजबूत होगी है, यानी उसकी हड्डी वड्डी की बनावट कोई दूसरे तरह की, कुछ अलग से अरेंजमेंट हुआ है। कुछ लोग खोखले ही होते हैं, उम्र बढ़ती जाती है तो चेंज होता रहता है। तो चूँकि ये तो हम आपस में बात कर लिए, लेकिन जब केमिकल की बात करते हैं तो वहाँ पे मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे हम आप एग्जांपल बताएं, वाटर क्या है? वाटर कुछ नहीं बल्कि H2O मॉलिक्यूल ही तो है, हैं? यह H2O मॉलिक्यूल जनरली किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। किस में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है ना। अब इसी वाटर को हम क्या कर दें, टेम्परेचर 0 डिग्री कर दें, तो यही बन जाएगा क्या? आइस। बन तो गया आइस, लेकिन H2O मॉलिक्यूल है ना, है कि नहीं है? तो इसमें भी H2O मॉलिक्यूल है। इसी वाटर को जो है हम क्या कर दें, हीट कर दें, 100 डिग्री बना दें, इसका टेम्परेचर जो है 100 डिग्री बना दें, तो क्या होगा? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ भी तो H2O मॉलिक्यूल है कि नहीं है? अरे भाई, लिक्विड में भी H2O मॉलिक्यूल है, आइस में भी H2O मॉलिक्यूल है, और वेपर में भी H2O मॉलिक्यूल है। लेकिन अंतर तब क्या है? जब सब H2O मॉलिक्यूल है, अंतर क्या है? अरेंजमेंट में अंतर है। क्या है? अरेंजमेंट में अंतर है। यहाँ वाटर मॉलिक्यूल बहुत पास हैं, सिर्फ पास नहीं है, बल्कि वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, एक प्रॉपर मैनर में ऑर्गेनाइज्ड हैं, एक के ऊपर एक उनका वो 3 डायमेंशन उसमें जो है स्ट्रक्चर बनता चला। सॉलिड डायलॉग पढ़े होंगे, ठीक। गैसियस से वाटर मॉलिक्यूल क्या है? बहुत दूर हैं और बिल्कुल जिग जैग मोशन में रहेंगे, कोई परफेक्शन नहीं रहेगा, आराम से इधर उधर मूव कर लेंगे, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन लिक्विड में अरेंजमेंट कैसा है? लिक्विड में वाटर मॉलिक्यूल जो आइस में है उनसे थोड़ा दूर है, इस तरीके जिससे वो आसानी से फ्लो कर लेते हैं। कुछ दूर तक फ्लो करते हैं, लेकिन ज़्यादा दूर तक फ्लो नहीं कर पाते हैं।
लेकिन गैस क्या है, गैस को इस कोने में अगरबत्ती जलाई तो तुरंत जो है वहाँ पे महक आने लगेगी। आइस को रख दिए तो वहाँ तक जाएगा, नहीं जाएगा। वाटर को यहाँ रखिए फैलाइएगा तो कुछ दूर तक तो वो जाएगा ही जाएगा। तो ये क्या आता है, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। तो इस मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के कारण इनकी इंटरनल एनर्जी भी अलग अलग होगी। जैसे मान लीजिए आधा लीटर पानी किसी को फेंके और उसी आधा लीटर पानी का बर्फ़ बना दें और बर्फ़ निकाल किसी को मारे तो किससे चोट लगेगी, बर्फ़ से लगेगी ना ज़्यादा चोट। तो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज हो गया है, तो इंटरनल एनर्जी उसकी। तो कहने का मतलब ये है कि ये इंटरनल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है ये थर्मोडायनेमिक से बहुत मायने रखता है। अब आप कहेंगे सर अब इसको कैसे हम समझें। पहले दिमाग में बनाइए कि हर एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कुछ ना कुछ होगी। अब मान लीजिए हमारा ये सिस्टम कोई है, इसकी इंटरनल एनर्जी है। अब इस सिस्टम को वर्क करना है, मान लीजिए पानी या कोई भी सिस्टम है, सिस्टम बना लीजिए, ठीक। इस सिस्टम को वर्क करना है, सिस्टम है तो इसकी इंटरनल एनर्जी कुछ इवन होगी ना। तो वर्क करने के लिए सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, पहले Q अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना। Q अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी कि नहीं होगी। ये तो खुद एक एनर्जी, ये भी एक एनर्जी ऐड हो गई, हुई कि नहीं हुई। तो जब एनर्जी ऐड हुई तो अब ये क्या करेगा, ये वर्क डन, ये वर्क डन सिस्टम करेगा। तो सिस्टम एक दूसरे उसमें जो है स्टेट में पहुंच जाएगा जहां इसकी क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी E2 हो जाएगी और इस दौरान वर्क डन W होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। इसको दूसरे तरीके से कीजिए। हमने यहाँ पे क्या किया, सिस्टम में एनर्जी को ऐड किया, Q अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कराया। हो सकता है सिस्टम पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एनर्जी तो वो रिलीज़ भी तो कर सकता है। एक रिलीज़ करा के देख लीजिए, जब रिलीज़ करेंगे तो सिस्टम पे वर्क होगा, है तब भी वर्क डन, तब भी उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। यहाँ पे इंटरनल एनर्जी E1 से E2 क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी, है बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ ऐड हो रहा है। और यदि इसमें रिलीज़ होगी तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी घटेगी। यानी सिस्टम जब भी वर्क करेगा तो 3 पैरामीटर उसके मायने रखते हैं। एक तो उसकी खुद की इंटरनल एनर्जी, यानी इंटरनल एनर्जी तो चेंज होगी ही होगी, या तो बढ़ेगी या तो वो घटेगी, ठीक। और इस दौरान सिस्टम कुछ वर्क करेगा या सिस्टम पे कुछ वर्क होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा E, ये किसके बराबर हो जाएगी, E2 माइनस E1 के। किसके बराबर हो जाएगी, E2 माइनस E1 के। और यह चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होती है, सिस्टम के Q और W पे। Q अमाउंट ऑफ हमने क्या दिया, एब्जॉर्ब कराया और वर्क डन हुआ। तो जब Q अमाउंट ऑफ वर्क एब्जॉर्ब कराएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और वर्क डन होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अब वहाँ पे साइन कन्वेंशन काम आएगा। समझ रहे हैं ना कि असली फार्मूला तो ये डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। डेल्टा E क्या है, सिस्टम की चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब चेंज क्यों हो रही, क्योंकि हमने सिस्टम को Q अमाउंट ऑफ हीट दिया है, एब्जॉर्ब कराया है। तो Q अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कराएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और वर्क डन क्या होगा, बाय द सिस्टम होगा, तो यहाँ पे वो नेगेटिव हो जाएगा। अब यही Q अमाउंट ऑफ हीट हम सिस्टम से रिलीज कराएं तो सिस्टम का क्या होगा, कम होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और वर्क उस पर होगा तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो हमको जब क्वेश्चन लगाएंगे आप तो ये दिमाग में रखेंगे साइन कन्वेंशन किस तरीके से है। लेकिन असली फार्मूला क्या होता है, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस
डब्लू। क्या होता है? डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। और यही कहलाता है क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। यही क्या कहलाता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एग्जाम में 1 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या पूछता है? राइट डाउन द या एक्सप्लेन द मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन तो क्या होगा? आप ये फार्मूला लिखेंगे और ये बताएंगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? जो इसका स्टेटमेंट होता है कि एनर्जी को ना ही हम पैदा कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी सिस्टम में है इंटरनल एनर्जी के रूप में, लेकिन हम उसको क्या करते हैं? एक तरीके से दूसरे तरीके में चेंज करते रहते हैं। हम दौड़ेंगे तो हमारी जो अंदर की वो है वो काइनेटिक एनर्जी में खर्च होगी। ऊपर जाएंगे, मतलब ऊपर जाना, ऊपर नहीं चलेंगे, पहाड़ पे चढ़ेंगे तो वो क्या होगी? उसमें क्या नाम है? काइनेटिक और दूसरी है कौन सी एनर्जी में चेंज होगा? हाइट किस में डिपेंड करेगी? पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल चेंज होगी। सोलर सेल का नाम सुने होंगे। सोलर सेल का कॉन्सेप्ट क्या है? सोलर सेल कैसे वर्क करता है? हाँ, सूरज के प्रकाश को उत्थी नहीं करता, सूरज के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है सोलर सेल, और वो सूरज के प्रकाश को लाइट में कन्वर्ट करता है। तो एनर्जी यूनिवर्स में ऑलरेडी बहुत सा गॉड मतलब नेचर ने ऐसा दिया हुआ है। ये सब एनर्जी है। पंखा चल रहा है, ये भी तो हवा क्या एनर्जी है। सूरज की रोशनी आ रही, रोशनी में क्या है? एनर्जी है। थर्ड ईयर में आप यही पढ़ेंगे, क्वांटम साइंस जब पढ़ेंगे। तो सूरज में एनर्जी आ रही है तो भाई आजकल बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है कि नहीं आता है? बिजली कैसे बनती है पता है? कोयले से बनती है भाई। टरबाइन में कोयले का यूज़ करके टरबाइन के कोयले को वो किया जाता है, जलाया जाता है। अच्छा, कोयला क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। तो हमारे अर्थ में धीरे धीरे नेचुरल रिसोर्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं ना। तो कोयलवा ख़त्म हो जाएगा तो एनर्जी कैसे मिलेगी? घर की बिजली तो बंद हो जाएगी। तब साइंटिस्टों ने सोचा कि कुछ अल्टरनेट व्यवस्था इसकी होनी चाहिए। तब उनके दिमाग में आया सोलर सेल की बात। अभी आप दिन भर पंखा बत्ती एसी चलाते हैं, अभी महीने भर उसका पेमेंट करते हैं। तो साइंटिस्टों ने कहा नहीं, ऑलरेडी नेचर ने हमको एक ऐसा चीज़ दिया हुआ है, लाइट एनर्जी, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप अपने ऊपर, ठीक है महंगा पड़ता, सोलर सेल लगा लीजिए एक बार, दिन भर चार्ज कीजिए और उसको यूज़ करते रहिए। तो वहाँ से ले रहे हैं ना, तो भगवान को तो उसका पैसा देना नहीं है, वो तो मुफ्त में मिल रही है आपको, दिन भर देना है। इससे दो चीज़ हो रहा है, एक तो कास्ट कम हो रही है, होगी, और इन्वायरमेंट पे कोई गलत प्रभाव भी नहीं पड़। अभी आप कोयला जलाते इतनी बिजली बनाने के लिए, इन्वायरमेंट बहुत प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल न्यूक्लियर रिएक्टर बेटा है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर की प्रॉब्लम ये है कि उसको लोग पॉजिटिव में ना लेकर के डिस्ट्रॉय, मतलब आजकल क्या लड़ाई युद्ध है, तो उसमें तो वो खतरे वाली बात। न्यूक्लियर एनर्जी होती है, बात सही है, हवा चल रही है, विंड एनर्जी भी है, टरबाइन की जो आप बात कर रहे थे, गुजरात में क्या इसी हवा से ही जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर दे रहे हैं। पानी में भी एनर्जी है, समुद्र में डैम है बना के, नदियों में क्या उससे भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। तो ये जो पानी है, हवा है, रोशनी है, ये तो नेचर ने हमको दिया है मुफ्त में, इसे खर्चा पानी करना नहीं है, बस एक बार लगा दीजिए, उसके बाद तो आपको सब मिलता रहेगा सब कुछ। तो यानी सोलर सेल की हम जो बात कर रहे थे कि यानी वहाँ पे क्या है, सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हम कहीं कुछ पैदा नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी है,
ना ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बल्कि एक जगह से दूसरे जगह में अपनी सहूलियत के अनुसार उसको ट्रांसफ़र करते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो पहले तो आप इंटरनल एनर्जी के बारे में लिख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे क्या लिखेंगे, अभी तो समझा रहे थे। चलिए लिखिए, एवरी सब्सटेंस, रहने दो तो अपना लिखो, छोड़ो, लिखो लिखो। एवरी सब्सटेंस is associated with, every substance is associated with a definite amount of energy every substance is associated with a definite amount of energy which depends upon its chemical nature, which depends upon its chemical nature. केमिकल नेचर ब्रैकेट में लिख लीजिए मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। केमिकल नेचर लिखे है ना, उसके ब्रैकेट में लिखिए मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। Every substance is associated with a definite amount of energy which depends upon its chemical nature, ब्रैकेट पे molecular arrangement, ब्रैकेट क्लोज, as well as upon its temperature T, pressure P and volume V, T, P and V. This energy is known as internal energy. This energy is known as internal energy. हो गया? The exact amount of internal energy या एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ या एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड लिखिए, द एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड, MAGNITUDES, एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एनर्जी इज नॉट नोन। दिस एनर्जी इज नॉट known, but its value does depends upon various factors like translational, rotational and vibrational movement of the molecules. Various factors like translational, rotational and vibrational movement of the molecule, the manner in which molecules are put together. The manner in which the molecules are put together. The arrangement and number of electron, etc. The arrangement and number of electrons, etc. ठीक है? नेक्स्ट लाइन से लिखिए, the internal energy
the internal energy has a definite quantity, the internal energy has a definite quantity and it is a state function. The internal energy has a definite quantity and it is a state function. ठीक है बच्चा लोग? हाँ, जब हमने कहा स्टेट फंक्शन तो मतलब क्या आप समझेंगे? हाँ? विभिन्न अवस्थाओं में चलने से तेज बोलिए, क्या कर रहे हैं? अरे यार, हमने कहा इंटरनल एनर्जी क्या है? इस जैसे वॉल्यूम क्या था? स्टेट फंक्शन था। इंटरनल एनर्जी क्या है? स्टेट फंक्शन है। तो इसका क्या मतलब आपके दिमाग में आया कि इंटरनल एनर्जी की वैल्यू सिर्फ उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करेगी, इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि किस पाथ से वो होकर के स्टेट ए और स्टेट बी में जा रहा है। बस सीधी सी बात है। कहाँ इतना दिमाग लगा रहे हैं? 3 कॉन्सेप्ट छोड़ दिए तो बताया गया था स्टेट का, लेकिन जब कहीं लिखा जाए ये स्टेट फंक्शन है, तुरंत आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए। तो लिखिए इंटरनल एनर्जी ई बराबर होगा ई टी यानी ई ट्रांसलेशनल, ई रोटेशनल, ई वाइब्रेशनल और ई इलेक्ट्रॉनिक। यानी टोटल इंटरनल एनर्जी किन बातों पर डिपेंड करती है? मॉलिक्यूल के ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन और इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट किस तरीके से है। अब जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट ऑक्सीजन ओ में है, वही इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट क्या दूसरे एलिमेंट में होगा? नहीं होगा ना। तो ऑक्सीजन से जो मॉलिक्यूल बनेगा उसका जो है इंटरनल एनर्जी कुछ होगी, दूसरे से जो बनेगा उसकी इंटरनल एनर्जी कुछ होगी। हो गया? जो इसके पहले एक लाइन लिखवाए हैं ना स्टेट फंक्शन, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, वो इम्पॉर्टेंट लाइन है। हाँ, इट इज़ ए डेफिनेट क्वांटिटी एंड इट इज़ ए स्टेट फंक्शन। ये इम्पॉर्टेंट है। अब लिखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम क्या समझ कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लिखिए the first law of thermodynamics stated that the first law of thermodynamics stated stated that के बाद कामा ऐसे लगाइएगा, कामा और इन्वर्टेड कामा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, but it can be changes from
one form to another. Mathematical statement of first law of thermodynamics can be written as delta E is equal to Q plus W, जहाँ डेल्टा E क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, Q क्या है, अमाउंट ऑफ हीट, W क्या है, वर्क डन। Mathematical statement of first law of thermodynamics can be written as delta E is equal to Q plus W, where delta E क्या है, change in internal energy, Q क्या है, amount of heat, W क्या है, work done। लिखिए नाउ इफ amount of heat absorbed by the system and subsequently subsequently work is done by the system, then equation 1 can be written as delta E is equal to Q minus W। यानी क्या हमने कहा, इफ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, इस इक्वेशन Q तो पॉजिटिव रहेगा और W जो है नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो आज इतना ही रहने दीजिए। आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस तरीके से हम ना समझ पूछे, इफ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एंड सब्सिक्वेंटली वर्क इज डन बाय द सिस्टम, देन इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज डेल्टा ई इज इक्वल टू Q माइनस W। पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो वो चीज़ तो वही वाला इक्वेशन रहेगा उस तरीके से। इसके पहले तुम लोग कौन सी क्लास पढ़ते हो? हाँ, फिजिक्स क्या बजे तक चलती है वो? 7 से 8। देखो मेरी टाइमिंग जो है, कंफ्यूज मत होना, मैं हमेशा जो है 8:20 से 8:25 के बीच ही आ पाऊँगा, है ना। फिलहाल वेट तो पढ़ते रहिए कुछ, है ना, जैसे ऐसा ना हो कि क्योंकि हमारे साथ कुछ वो है तो टाइमिंग हम नहीं बताएं यहाँ पे, है ना। आप लोग को 20
15-20-25 मिनट वेट कम, जैसे आदमी वेट किए होंगे तब 8-20 है ना। तो वही अब कह रहा है कि डेली जो है हमारा जो है इस तरीके से रहेगा। और किसी को पूछना उछना है बताइए। पढ़ भी रहे हैं तब ना पूछेंगे। हाँ सर आप रिलेशन अब चल रहा है तो उसका लगाएंगे न्यूमेरिकल में क्या? देखो, पहली बात तो ये समझ लो कि न्यूमेरिकल नहीं आता, बीएससी लेवल पे न्यूमेरिकल नहीं आता। जो ये पॉजिटिव निगेटिव की बात है लिखने भर तक की है, न्यूमेरिकल जब कभी कंपटीशन वगैरह देंगे तब आएगा। लेकिन ये जब पूछा जाएगा कि राइट डाउन दी मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जब वो लिखेंगे ना और सबको एक्सप्लेन करेंगे कि नहीं करेंगे, तो जानना तो ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन बीएससी में जनरली इस पर न्यूमेरिकल आज तक तो नहीं आया है, सिर्फ इसके बारे में पूछा ही जाता है। और साल में देख लीजिए कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से कैसा कैसा क्वेश्चन आपके उसमें आता है। इंटरनल एनर्जी के बारे में पूछा जाता है तो उसको लिखवा दिया गया, सो लिख सकते हैं। और क्या पूछा जाता है, व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये पूछा जाता है। बाकी जैसे वर्क डन जो पी डेल्टा वी से निकालते हैं, तो ये प्रूफ नहीं आता, ये तो समझाने के लिए कि भाई आगे जब भी थर्मोडायनामिक्स आप यूज़ करेंगे तो वर्क डन इस तरीके से लगाएंगे, दिमाग में रहना चाहिए, इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा। धन्यवाद यार, ये सब बड़ा झंझटी काम है।